Hello YouTube. So today the date is 28th of November and we are in the week 2 of our prelims preparation and we are almost about to end the week 2. बहुत टाइम चला गया यार देखते देखते 2 वीक ऑलरेडी डन। इतना फास्ट टाइम जा रहा है। अब एक लास्ट 1 वीक बचा है इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट वीक विल बी द लास्ट इकोनॉमी वीक और उसके बाद से विल स्टार्ट विथ पॉलिटी। करेक्ट। सो सबसे पहले हम लोग टेस्ट का बात करेंगे। आज भी एज यूजुअल एक क्वेश्चन का आंसर गलत था एंड आई स्कोर 48। एक क्वेश्चन आई कुडंट अटेम्प्ट एंड मे बी उसमें मैं तुक्का मार देता तो सही हो जाता। बाद में व्हेन आई सॉ द आंसर आई रियलाइज्ड कि मेरा तुक्का सही था बट आई डिडंट मार्क दैट ऑप्शन। तो द क्वेश्चन वाज ऑफ हेलीकॉप्टर मनी। ठीक है, आई हैव नेवर रेड दैट बिफोर बट ऐसा हो गया है ना, अब क्वेश्चंस इतने सॉल्व कर करके एक आइडिया हो गया है कि अ, क्या हो सकता है। और हेलीकॉप्टर मनी से थोड़ा बहुत आइडिया भी लग रहा है, लाइक हेलीकॉप्टर कहीं भी लैंड कर सकता है, राइट। अनप्लैन्ड एयरपोर्ट नहीं चाहिए उसको, कहीं भी लैंड कर सकता है। तो सडन कुछ होगा उससे रिलेटेड, मनी है। ठीक है, तो बेसिकली इंजेक्शन ऑफ मनी बाई आरबीआई ऐसा ही कुछ था। ठीक है, एनीवे तो आज का टेस्ट भी हो गया एंड कल जो हम एक्टिव रिकॉल किए थे, दोज हु अटेंडेड यस्टरडेज एक्टिव रिकॉल, मतलब दोज हु डिड एक्टिव रिकॉल विथ मी यस्टरडे, उनको याद होगा कि हमने मनी का पूरा एक्टिव रिकॉल 15 मिनट्स में कर लिया था एंड 90% क्वेश्चंस वर सॉल्वेबल ऑफ कोर्स। ठीक है, आज भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को एज अर्ली एज पॉसिबल एक्टिव रिकॉल करेंगे एंड इसमें से कुछ कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जो जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो हम अभी नहीं कर रहे हैं कवर। ठीक है, एक्चुअली जो मैं प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ नेविगेटर का सारथी का, तो उसमें वो लोग अभी बस स्टैटिक चीज़ें कवर करवा रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक स्टैटिक चीज़ें हैं। और जनवरी से करंट अफेयर्स के क्लासेस होंगे एंड उसके नोट्स होंगे। तो उस टाइम हम लोग एक मतलब एक्टिव रिकॉल में एक सेशन अलग से रखेंगे कि उसमें हम लोग करंट स्टैटिक का तो करेंगे ही दिन का, और हम लोग साथ में करंट अफेयर्स का भी एक्टिव रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी जो भी मैं अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चीज़ करंट अफेयर्स रिलेटेड है तो आई विल स्किप दैट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का स्टार्ट करें, इसमें से एक दो चीज़ मैंने कल ही बता दिया था। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो आपके टूल्स हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर मॉनेटरी पॉलिसी का हम लोग टूल्स देखें तो टूल्स आपका दो होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है आपका क्वालिटेटिव। ठीक है, एक क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेजर कर सकते हैं आप। ठीक है, मेजर कर सकते हैं आप, इसको आप नहीं कर सकते मेजर। ठीक है, और आपका जो मनी मनी सप्लाई का जो हम कल फॉर्मूला देखे थे, तो मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या था? मनी मल्टीप्लायर इंटू एम नॉट। ठीक है, तो या तो हम इसको चेंज करें या तो हम इसको चेंज करें। इसको चेंज करने के लिए आरबीआई क्या करती है? इसको चेंज करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है। कल हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन का बात किए थे कि आरबीआई खुद आके मार्केट में या तो सेल करती है एसेट या तो बाई करती है एसेट, डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन सिचुएशन इन द कंट्री। और जो ये मनी मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर में भी हमने बात किया था कि एक सीडीआर होती है, एक आरडीआर होती है। तो कैश डिपॉजिट जो सीडीआर होती है वो बेसिकली आपका बिहेवियरल होता है और कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। तो उसमें आरबीआई कुछ नहीं कर सकती है, आरबीआई सिर्फ आरडीआर पे कर सकते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। और इसका दो होता है, एक कैश रिजर्व रेशियो और एक होता है एसएलआर। इसका मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा फॉर सम रीजन। एनीवे इट्स स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, तो सीआरआर पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। सीआरआर आरबीआई एक्ट 1934 पे होती है और एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पे होती है। सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सीआरआर का कोई फिक्स्ड मतलब मटेरियल नहीं डिसाइड होता कि किस बेसिस पे आरबीआई के साथ मनी पार्क करनी होती है। पर एसएलआर में बैंक्स को जो मनी पार्क करती है आरबीआई के साथ, कुछ जो रिजर्व में रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स को, तो उन पे उनको इंटरेस्ट मिलती है। और तीन चार चीजें पे वो तीन चार चीजें मिला के वो रख सकती हैं। गोल्ड आती है उसमें, कैश आती है, ये सब चीजें मिला के रख पाती है। और इसमें एसएलआर का मैक्सिमम लिमिट है 40% तक ही कर सकती है। तो इतना ज्यादा तो होता नहीं, अभी शायद 6 to 8% ऐसा ही कुछ है। और एक चीज जो ये सब डेटा है करंट ईयर्स के, ये मैंने लास्ट ईयर का बता के कोई फायदा नहीं है। जब हम लोग प्रीलिम्स के पहले पहले देख लेंगे कि अभी करंट अपडेट क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, तो वी आर डन विद द क्वांटिटेटिव मेजर्स। ठीक है, अब जो क्वालिटेटिव मेजर्स आती है उसमें आपका तीन चार चीजें आती हैं, उसमें कुछ ज्यादा समझने का है नहीं।
आपको नाम से ही पता चल रहा है क्वालिटेटिव मेजर्स में आपका सिर्फ क्वालिटेटिव वो चीजें टूल्स है, उसका सॉरी उसका मेजरमेंट ही नहीं हो सकती है, तो उससे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा नहीं। एंड यूपीएससी अगर कुछ पूछेगा भी तो उस टाइम सॉल्व हो जाएगा। पर फिर भी मैं एक दो चीजें अगर रिकॉल करूँ तो उसमें एक मोरल सुएजन था कि आरबीआई डायरेक्टली बोलेगा मोरली, ठीक है, फिर डायरेक्ट एक्शन भी लिया जाएगा अगर फेल करती है, तो ऐसे ही कुछ 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 रहता है उसमें, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दो चीज और इम्पोर्टेंट आती है, जो आरबीआई आपका रेपो और रिवर्स रेपो, दो चीज होती है, ठीक है, एक रेपो होता है, एक रिवर्स रेपो होता है। तो बहुत लोगों को रेपो का फुल फॉर्म नहीं पता होता, क्योंकि बहुत लोगों ने बस ऐसे ही याद कर लिया होता है कि रेपो क्या होता है। एंड दैट्स फाइन आई थिंक, क्योंकि मैं उसमें कमेंट करने के लिए कोई नहीं होता हूँ, बट क्योंकि शिवन सर काफी कंसेप्चुअली पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने एग्जैक्टली करके दिखाया था कि क्या क्यों इसका नाम रेपो है। तो मैं बस ऐसे ही बता देता हूँ, रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज एप्लीकेशन या रीपर्चेज ऑप्शंस होती है, ठीक है। तो रेपो में क्या होता है कि बैंक्स, मतलब आरबीआई बेसिकली, जो बैंक क्या करती है, आरबीआई से कुछ लोन लेती है, ठीक है। मतलब अगर बैंक्स को कुछ लोन फर्दर देना है तो उसके पास पैसा होना चाहिए, तो वो उस पैसा कभी अगर कम पड़ता है तो बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है। तो वो होता है रेपो आपका, ठीक है। और वो रेपो का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है रेपो का, वो आपका रिवर्स रेपो से आपका ज्यादा होता है, ठीक है। रिवर्स में क्या होता है आपका कि इसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है बैंक्स को, ठीक है। तो मान लो कि 100 रुपया बैंक्स लेती है, कमर्शियल बैंक, कोई कमर्शियल बैंक 100 रुपया आरबीआई से लेती है और उसमें 10% रेपो हो, तो उनको 106 रुपया आरबीआई को वापस करनी है, ठीक है। और रिवर्स रेपो में क्या होता है कि अगर रिवर्स रेपो का रेट हमेशा कम होगा, अगर 10 है रेपो तो मान के चलो कि 5 होगा रिवर्स रेपो, ठीक है, क्योंकि आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट क्यों देना चाहेगा, क्योंकि आरबीआई खुद ही कर रहा है ना ये चीजें फाइनल। तो ऐसा फिर जब अगर बैंक को कभी ज्यादा मनी हो जाए, बैंक के पास एक्सेस पैसे हो जाए, तो आरबीआई के साथ पार्क करके उससे कुछ इंटरेस्ट कमाती है, ठीक है। तो 5% अगर होगा तो बैंक अगर 100 रुपया आरबीआई के साथ रखेगा तो 105 रुपया ही आरबीआई देगी, पर अगर बैंक 100 रुपया लेगा तो 110 रुपया, मान के चलो कि ऐसा अगर इंटरेस्ट रेट हो, ठीक है। ओके, तो ये मेनली क्यों, ये टूल्स क्या काम आती है कि मान लो आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो रेपो बहुत ज्यादा कर देता है आरबीआई, कि बैंक आरबीआई से लोन ले ही ना सके। और अगर बैंक आरबीआई से लोन नहीं ले पाएगा तो बैंक हम लोग को भी लोन नहीं दे पाएगा। अगर लोन नहीं दे पाएगा तो मार्केट में पैसे कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लेशन चेक होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो और एक चीज होती है इसमें, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ बोल के एक चीज होती है। ये भी आपका रेपो के ही जैसा है, बट एमएसएफ का थोड़ा रेट ज्यादा होता है। और ये लेने के लिए आप एसएलआर कोटा जो आपका होता है 18% शायद है एसएलआर, तो उस कोटा से आप डिप करते हो कुछ दिन के लिए, डिप करके मान लो 18 से आप 17% कर देते हो, उससे आप लोन लेते हो, और इसका रेट सबसे ज्यादा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वी आर डन विद दिस। तो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कर लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पे आ जाते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 स्टाफ होती है और आरबीआई से 3 स्टाफ होती है। इसका चेयरमैन आरबीआई गवर्नर होती है, तो टोटल 6 हो गया। और कोरम के लिए आपको 4 लोग चाहिए, मतलब 4 लोग चाहिए एक मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। इनका आपका जो मीटिंग होती है बाई मंथली होती है, हर 2 महीने में होती है, बट लीगली उनको 4 पर ईयर करना मैंडेटरी है, पर ये लोग 6 पर ईयर कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग पब्लिश करती है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होती है कि आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब होता है मीटिंग में हर एक बात आप ऑन रिकॉर्ड पब्लिश करते हो, ठीक है। उसके बाद ये कम्युनिकेट, अगर गवर्नमेंट को कुछ कम्युनिकेट करना होता है तो रिटर्न में ही सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। इनका टारगेट क्या होता है, वही इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है, 4 ± 2 ही इनका भी टारगेट चल रहा है। और अगर ये फेल कर जाती है तो लगातार 3 अगर क्वार्टर फेल कर जाती है तो उनको आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आंसरेबल होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो यू आर डन विद दिस। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो स्टांस होती है। स्टांसेस बेसिकली हॉकिस स्टांस और डोविस स्टांस होती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वही, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी करना है या आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करना है, ये सब बेसिकली वही इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, कि पैसा, अगर हम लोग एक सीधी सिंपल लाइन में समझे कि पैसा मार्केट में ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ये आरबीआई के हाथ में है थोड़ा बहुत, टोटली नहीं है। अगर ऐसा स्टेटमेंट बन जाए कि आरबीआई अलोन कैन कंट्रोल, बिल्कुल नहीं। आरबीआई के हाथ में सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी रहती है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के पास रहती है, और कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर के हाथ में रहती है, ठीक है। सब कोई मिलकर ही इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरबीआई अकेले कर सकते हैं, ठीक है। इवन ऐसा भी सिचुएशंस होती है जब आरबीआई को मैंडेटरीली फिजिकल पॉलिसी का भी हेल्प लेना पड़ती है गवर्नमेंट से बात करके,
तब जाके आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके बाद आपका इफेक्टिवनेस अगर देखा जाए, इफेक्टिवनेस में आपका कुछ कुछ पहले चलता था BPLR, ये हो गया आपका बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है। प्राइम कस्टमर्स को अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे दिया जाता था लोन। इसके बाद आ गया आपका बेस रेट, ठीक है। बेस रेट में आपका स्प्रेड का कंसेप्ट रहता था एक, कि आप कितना प्रीमियम देते हो उस बेसिस पे आपको स्प्रेड एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता था। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट MCLR करके भी एक कंसेप्ट होता था। उसमें आपका क्या होता था कि MCLR में आपका क्या होता था कि आपको जो एक्स्ट्रा आप पैसा लेते उसके बेसिस पे देना पड़ता था। और ये सब PYQs है मोस्टली शायद, तो इस पे अब क्वेश्चन आना बहुत ही अनलाइकली है। और अभी चलती है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग चलती है। इसमें आपका लाइबॉर चलता था पहले, लाइबॉर अब बंद हो गया है। अब हम लोग माइबॉर और एक माइबॉर होता है मुंबई इंटरबैंक है, और एक है एस SRRR करके है, ठीक है। सेविंग्स रेट ऑफ ऐसे ही कुछ कुछ है, ये सब मेनली करंट अफेयर से पता चल जाती है। तो दैट इज इट फॉर इफेक्टिवनेस, एंड दैट इज इट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। लिटरली इतना ही मॉनेटरी पॉलिसी है। और इसके बाद जो आपका मेन टॉपिक आएगा वो आपका बैंकिंग आएगा, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के ट्रेंड देखोगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में पिछले 5-6 साल में, वो आपका मॉनेटरी मनी एंड बैंकिंग से आता है, ठीक है। करंट अफेयर्स और मनी एंड बैंकिंग, ये दो चीज मेन है। और कभी कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कभी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसी साल या लास्ट ईयर ही शायद 4 क्वेश्चन आ गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जबकि इससे पहले सिर्फ एक एक क्वेश्चन आया था। तो मेनली अगर हम लोग किसी दो टॉपिक पर बेट लगाना हो तो एक तो मनी एंड बैंकिंग पे हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि लगा कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली हर साल मनी एंड बैंकिंग से 4-5-6 सवाल आ रहा है। और आपका करंट अफेयर से भी 4-5 सवाल आ रहा है, और वो भी स्टैटिक से लिंक्ड होती है थोड़ी बहुत। थोड़ा मतलब मान लो 3 स्टेटमेंट रहा तो उसमें से 2 करंट अफेयर से या 2 स्टैटिक से, और बाकी एक आपका जो बचा उससे दे देते हैं वो लोग, ठीक है। तो या दैट इज प्रीटी मच इट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। एंड आई होप कि आप लोग का स्टडीज अच्छी चल रही है, एंड मिलते हैं कल। या दैट इज इट फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग।